नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और आप लोग जैसा कि यहां पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो आर्टिकल्स यहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की सारी लीडिंग जो वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, जो आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। ये जितनी भी सीरीज के अंतर्गत आर्टिकल्स कवर किए जा रहे हैं तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। तो आइए आगे की ओर चलेंगे हम लोग। और उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। और यहां सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आज कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं, जैसा कि हम डेली करते हैं। सबसे पहले मिड डे मील स्कीम है और वो डायरेक्टली रिलेटेड है चाइल्ड के हंगर से, जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो टॉपिक देखने जा रहे हैं हम लोग, ये मिड डे मील स्कीम है जो सीधा सीधा चिल्ड्रंस के हंगर से, माल न्यूट्रिशन से, स्टंटिंग से, वेस्टिंग से सीधा सीधा रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता, आप देखेंगे अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों आयामों में देश के विकास से संदर्भित है। तो इसको देखेंगे, रेगुलर न्यूज में होता है, ये आपका हेल्थ का इशू है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। दूसरा जो हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो देखिए जब से नीति आयोग आया है तो वो एक तरीके का क्या है, थिंक टैंक है। तो इस तरीके का कोई इंडेक्स आता है या रैंकिंग आती है स्टेट्स के बीच में, यूटीज के बीच में, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि कौन सा राज्य कैसा निष्पादन या परफॉर्मेंस कर रहा है। उस बेसिस पे हम पूरी पॉलिसी को जो है वहां पर फिर वापस से क्या करते हैं, उसमें अगर कोई लूप होल है, कोई गैप है तो हम उसको फिल करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को लाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सके, ठीक है ना। उसके बाद ये रख सकते हैं आप किसमें, जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारा टॉपिक है डेंगू से रिलेटेड है। अभी न्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा डेंगू के केसेस देखे जा रहे हैं तो इसके बारे में देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मॉस्किटो बॉर्न आपकी डिसीज है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में वहां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है आपका मेकेदातु वाटर प्रोजेक्ट है आपका, कर्नाटका और तमिलनाडु को लेके आपका न्यूज में। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है, पूरे मैप में देखिए, यहाँ पर भारत के अगर मैप को हम लोग यहाँ ड्रॉ करें और इसको बना के देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी जो नदियां हैं हमारे यहाँ वो क्या है कि बहुत सारे राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही हैं वो, ठीक है। तो वहां पर रिवर्स के बीच में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कई सारे विवाद बने हुए होते हैं हमेशा, ठीक है। इनके लिए ट्रिब्यूनल की भी व्यवस्था है। आपने आर्टिकल 262 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, अनुच्छेद 263 भी पढ़ा होगा आपने, फिर 1956 का आप एक्ट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, जिसको वाटर डिस्प्यूट के अंतर्गत एक्ट बनाया गया है ना। तो ये सब चीजें आपने देखा होगा, वाटर कमीशन का डेटा वगैरह भी आता रहता है। तो कहने का मतलब ये कि नदी विवाद से संदर्भित जो भी हमारे इश्यूज है उसके क्रक्स एक ही जगह है। क्रक्स उसका अगर आप देखेंगे तो एक ही है कि आपसी समन्वय से, आपसी सामंजस्य से ही उन विवादों का समाधान किया जा सकता है ना। क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय लाभ को लेने के लिए राष्ट्र के अंतर्गत अगर राष्ट्र के विकास पर या राष्ट्र पर किसी तरीके के ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा तो भैया हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता जो हमारे संविधान के उद्देशिका में और संविधान के मुख्य लक्ष्यों में निहित है, तो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य से हम विचलित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको देखना है हमको, इसको देखेंगे हम लोग, इसका जो प्रीलिम्स के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और मेंस और इंटरव्यू के भी हिसाब से, ठीक है ना। तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेक्चुअली आपका साइंस टेक का पार्ट है। नासा ने अपना नया मून मिशन लॉन्च किया है, ठीक है ना।
और ये अपनी फाइनल टेस्टिंग की ओर है। कैनेडी जो आपका स्पेस सेंटर है वहां पर उसको ले जाया जा रहा है, तो इसको देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से अलग अलग ग्रहों में, जैसे मार्स में मिशन चल रहा है, मून में मिशन चल रहा है, तो इसका लक्ष्य क्या है कि वहां पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के बहुत सारे रहस्य हैं, है ना। तो वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है, क्या वहां पर हवा है, क्या वहां पर वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या वहां पर एटमॉस्फेयर है, क्या वहां पर ग्रेविटेशन है, तो उन सारी चीजों का किस तरीके के मिनरल्स है, क्या वहां पर मानव जीवन की संभावना। तो इस तरीके के जो भी आपके क्या है रहस्य है, जो आपकी मिस्ट्रीज है, उनका जो है वहां पर एक्सप्लोरेशन किया जाने के लिए, मतलब करने के लिए इस तरीके के मिशंस को लॉन्च करते रहते हैं लोग, है ना। जितने भी आपकी जैसे जैक्सा हो गया, नासा हो गया, ईएसए हो गया, ठीक है ना। तो इन सब के अंतर्गत बहुत सारे मिशन आपको दिखाई देते रहते हैं। और भारत की भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखेंगे आप तो विगत कुछ दशकों से जो है लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन जो है किसने किया है, भारत देश ने भी किया है। तो अब पहले टॉपिक को हम लोग यहां पर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है मिड डे मील स्कीम जो है, और सीधा सीधा ये हंगर से, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अब ये बोला जा रहा है कि जो कोविड-19 के कारण जो इसका साइड इफेक्ट हुआ, जो इसने वहां पर ऋणात्मक प्रभाव डाला, तो एक उसका आयाम ये भी है कि जो चिल्ड्रंस के अंतर्गत हंगर और माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण और भूख की समस्या को उसने और ज्यादा बढ़ा दिया। अब इसको समझिएगा कि कुपोषण बोलते किसको है, माल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि भोजन की उपलब्धता, पहली सबसे चीज क्या होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि पहले तो व्यक्ति के पास भोजन की उपलब्धता हो, ठीक है। अब भोजन की उपलब्धता हो गई तो उसमें उपलब्ध जो मिनरल्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, कैलोरी है, ये भी तो बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि आज की डेट में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ गई, मोटापे की, है ना, कि आपके पास पैसा है, आपके पास परचेजिंग पावर पैरिटी है, आपकी खरीदने की क्षमता है, लेकिन अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है तो आप जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे नए जो यूथ में देखी जा रही है, बच्चों में जो समस्या मोटापे की, तो वो क्या हो गया, ओवरवेट हो गया। तो उसको भी तो कुपोषित ही बोलते हैं, वो भी कुपोषित है। कुपोषित का संदर्भ दुबला और मोटे से नहीं होता है, उसका मतलब यह कि संतुलित भोजन करते हुए जिस आयु में, जिस आयु वर्ग में वो व्यक्ति हो, उसके संदर्भ में जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, क्या वो फुलफिल हो पा रही हैं, है ना, उससे संदर्भित है ये आपका। तो यहां पर अपर्याप्त कैलोरी का सेवन जो है वो कुपोषण बोला जा रहा है यहां पर। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग होता है, वजन कम होता है और बाल मृत्यु दर जैसी घटनाएं भी सामने आती है। अब भुखमरी की बात करें, हंगर की, तो ये एक ऐसी स्थिति होती है कि जैसे किसी भी व्यक्ति की, जैसे किसी भी एक व्यक्ति का एग्जांपल ले लें हम लोग। अब ये समझिए कि उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं है, आय के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, कि वो भोजन को खरीद सके, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है भी तो अपर्याप्त मात्रा में, मतलब जितना उसको आवश्यकता है उससे कम है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उनको लगातार भोजन जो है कम मिलता है, पहली चीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। दूसरी चीज उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी कम पड़ती है ना, कम रहती है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो लगातार जो है भुखमरी के दुष्चक्र में पड़ जाते हैं। और ये पूरा का पूरा विस्कस साइकिल है ना, पॉवर्टी और भुखमरी, और ये कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसमें की फैक्ट्स देखेंगे हम लोग, जो मिड डे मील स्कीम है, इसीलिए लाया गया इस स्कीम को कि जो वंचित वर्ग के जो हमारे क्या है, बच्चे हैं, है ना, इसमें गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, और ट्रांसजेंडर्स की भी बात कर रहा हूं, है ना, जेंडर न्यूट्रल ये बात की जा रही है कि इसके अंतर्गत जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब स्कूल जा रहे हैं तो पहले तो वो स्कूल जाने से बचते थे, क्योंकि जिन पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है उनको पढ़ाने का, तो उनको जल्द से जल्द परिवार की आय को बनाए रखने के लिए, उनके जीने खाने के लिए उनको रोजगार में जाना पड़ता था। अब अगर बच्चा काम करेगा तो कैसे प्रतिष्ठान में काम करेंगे, कैसे जो आपके संस्थान होंगे काम करेंगे, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि आप बाल श्रम देखेंगे तो मजदूरी वगैरह, जहां पर आपका दिहाड़ी वगैरह का काम होटल वगैरह में, या आपका घरेलू जो आपके वर्कर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर, उस टाइप से उनका यूज किया जाएगा। तो वहां पर तो उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अब सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी उनको, तो क्या होगा कि उनने जो पैसा कमाया उसी को उन्होंने क्या कर लिया, उपभोग कर लिया। तो जब आपकी आय है और जितनी आय है उससे ज्यादा क्या है, आपका व्यय है, या जितनी आय है उतनी ही व्यय है, तो आपकी सेविंग नहीं है। तो सेविंग नहीं है तो जब जीवन में आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न होती, कंटिजेंसी टाइप की, जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, तो क्या होगा कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, फिर वो साहूकारों के चक्कर में पड़ेगा, फिर वो उस तरीके के दुष्चक्र में फंसता ही चला जाएगा। ये गरीबी और भुखमरी का सीधा सीधा विस्कस साइकिल है, ठीक है ना। कई बार मैंने डायग्राम बना के आपको बताया भी है। तो इस स्कीम को इसलिए लाया गया कि इस समस्या को वहां से क्या किया जाए, उसका समाधान किया जाए। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत 450 कैलोरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी खाद्यान्न के माध्यम से, ठीक।
अब जो बच्चे अपर प्राइमरी में है, ये छोटे बच्चों की बात हो गई प्राइमरी की, अब अपर प्राइमरी वालों को 700 कैलोरीज का फूड उनको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो कैलोरी है इसके अंतर्गत क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में आयरन हो, विटामिन हो, फॉलिक एसिड हो, ये सब है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत एक इंडेक्स आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको वैश्विक भुखमरी सूचकांक बोलते हैं। तो इससे भारत की रैंकिंग आप देखेंगे तो 101 है। इसमें जो है भारत का अपेक्षित या जितना हमको प्रदर्शन करना चाहिए है ना, वैसा हमारा प्रदर्शन नहीं है। हमारे यहाँ स्थिति अभी भी गंभीर है। इसके बाद जो हम एसडीजी गोल की बात करें, जैसे पहले था, अगर आप देखेंगे तो जिसको एमडीजी गोल बोलते थे, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उसकी बात जो हमने चालू किया वो क्या है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसमें 2030 के लिए, 2030 के लिए बहुत सारे हमने क्या किए, टारगेट्स बनाए। तो जो उसमें गोल नंबर 2 है, इसमें टोटल 17 गोल है। तो जो सेकंड नंबर का गोल है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य जीरो हंगर, मतलब हंगर को जीरो कर देना, नल एंड वॉइड कर देना उसको, कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उस लक्ष्य के लिए एक इनिशिएटिव है, ठीक है। अब ये स्कीम के बारे में देखेंगे कि किस तरीके की स्कीम है। कभी भी किसी भी स्कीम को पढ़ना हो तो उसका तरीका होता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कैसी स्कीम है, इसमें जो फंडिंग का आपका रेशो है उसमें क्या सेंट्रल पूरा कर रही है या सेंटर एंड स्टेट का कोई स्टेक है ना, ये सब चीज देखने की आवश्यकता होती है। तो ये कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो गया कि सेंटर भी वहां पर है और स्टेट भी किसी ना किसी रेशो में वो एक दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसको जब स्टार्ट किया गया था तो 15 अगस्त 1995 को किया गया था। किस योजना के अंतर्गत किया गया था, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसके बाद 2007 में इसका क्या किया गया, इसको रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कूल, है ना, मिड डे मील इन स्कूल्स, ठीक। और इसको पॉपुलरली अगर लोकप्रिय रूप से देखें तो इसी का नाम मध्याह्न भोजन योजना है। इसी का जो है पुनर्नाम या नवीनीकरण किया गया इसके नाम में फिर से, ठीक है ना। तो इसका नाम रखा गया पीएम पोषण, ठीक है ना। बहुत सारी योजनाओं का नाम जो है परिवर्तित हो जाता है सरकारों के चेंज होने से, तो उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये पीएम पोषण इसका नाम हो गया, ठीक। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम कल रखा गया 2021 सितंबर में। अब ये किसके अंतर्गत है, तो ये एजुकेशन भी है इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है, जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इस स्कीम को। अब इसके अंतर्गत करना क्या है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इसको समझिएगा। इससे होगा क्या, अब बच्चे अगर स्कूल आएंगे तो इनरोलमेंट जो है, जिसको आप बोलते हैं ना जीईआर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, तो सबसे पहली बात कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, विद्यालयों का। फिर सबसे पहली बात कि बच्चा शिक्षित तो तब होगा जब स्कूल पहुंचेगा, तो हम सबसे पहले इनरोलमेंट बढ़ाएंगे। अब जो एसर की रिपोर्ट आती है, आपने प्रथम एनजीओ के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, उसके डेटा हमको एजुकेशन का आंसर लिखते समय यूज करना है, ठीक है ना। तो जो प्रथम एनजीओ है वो बताता है कि भैया अब हम आउटकम पे काम करें, अभी तक हम इनरोलमेंट बढ़ाने पे काम कर रहे थे, साक्षर हो गए, हम साक्षर हो गए, अब हमको क्या करना है वहां पे कि आउटकम पे, कि भैया 4th का बच्चा है तो उसके आउटकम क्या है, 5th का है तो क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हम स्किल की बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक चक्र है जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, मानव संसाधन विकास से रिलेटेड है, जो आगे चलकर सामाजिक पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी से लेकर अंतरराष्ट्रीय पूंजी का एक संक्रमण से होते हुए पूरे चक्र को क्या करेगा, उसको उसके मूर्त रूप में स्थापित करेगा। तो इसका एम क्या है, सबसे पहला इनरोलमेंट को बढ़ाना, दूसरा रिटेंशन, इनरोल तो करा दिया, अब वहां पर रिटेंशन भी तो कराना है, वो वहां रहे तो ड्रॉप आउट रेट्स ऐसा ना हो कि बढ़ता जा रहा है, हमने एडमिशन करा दिया, लोग बीच में किसी समस्या के कारण जो है वहां से क्या हो रहा है, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो उसको वहां पर रिटेन भी कराना है, ठीक है ना, अटेंडेंस भी बढ़ाना है। उसके बाद वहां पर न्यूट्रिशनल लेवल्स जो है चिल्ड्रंस के बीच में, उनको भी इनहैंस करना है, ठीक है। इसके बाद भारत में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो जितनी भी स्कीम्स होती हैं तो वो सबसे बड़ी होती है ना, पूरे विश्व के स्तर पे देखा जाए तो ये भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, जिसका एम क्या है, तो इसमें एम है सार्वभौमिकरण किसका, प्राथमिक शिक्षा का, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और इसको कवर किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें जो अगर आप फंडिंग का रेशो देखेंगे तो 60% यहां पे शेयर करता है केंद्र और 40% हमारा राज्य करता है। अब इश्यूज क्या है इसमें, इशू क्या है इसमें, तो देखिए इसमें समझिएगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसमें इश्यूज क्या है, तो सबसे पहली चीज, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो हमारा कवरेज है वो केवल 1/3 है, मतलब जितने बच्चों को कवर किया जाना चाहिए उनके पोषण से संबंधित जो आवश्यकता है उसका केवल 1/3 हिस्सा ही है उसकी प्रतिपूर्ति करता है, पहला इशू। दूसरा, इसमें क्या है
कि कोविड-19 के कारण तो इसको डिसकंटिन्यू किया गया, एक वो भी प्रॉब्लम है। तो डिसकंटिन्यू कर दिए तो जो बच्चे पढ़ने जा रहे थे वो फिर आपके किस में चले गए, लेबर में चले गए। और किस टाइप की लेबर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। एक इशू ये हो गया। तीसरा ये कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेगुलर है ना। ड्राई राशन दिया जाता है, ये सब आप लोगों को पता हुआ कि ड्राई राशन का जो है वहां पर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जब वही नहीं आएगा तो उनको कैसे फिर फूड जो है वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी है, परोसने के लिए, खिलाने के लिए। तो अभी भी जो है हम जातिगत रूढ़ियों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और ये जो है पुरातन काल से हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है आज तक हमारे यहां चल रही है, ठीक है। तो उसके साइड इफेक्ट्स हर स्तर पे देखे जा रहे हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो जो इंसिडेंट्स आप देखते हैं कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेस्टिसाइड कंटामिनेटेड जो आपके मील वगैरह होते हैं, तो कीटनाशक से दूषित जो आपके भोजन वगैरह का वितरण होगा तो उससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जिन टीचर्स को वहां पर पढ़ाने के लिए रखा गया है, अगर वो खाने को पकाते रहेंगे, वहां पर परोसते रहेंगे, उन सब संदर्भों में कार्यरत रहेंगे, तो जिन लक्ष्यों से उनको वहां पर उनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति की गई थी, वो लक्ष्य तो आपका क्या हो गया, वो गोल तो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये भी एक इशू है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, आगे की राह क्या है? तो आगे की राह यह है कि न्यूट्रिशनल जो आपका एस्पेक्ट है उसके एनहेंसमेंट के लिए प्रोटीन का वेज में जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, है ना, अगर हम अंडों की बात करें तो उनकी आपूर्ति के लिए जो है वो स्कूली भोजन में उसको पहले तो एम्बेडेड करें, संपृक्त करें, और उसमें जो है क्या होगा कि उससे ना केवल प्रोटीन और जो आपका हिडन हंगर है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे, बल्कि डाइवर्सिटी भी आएगी। तो उससे छोटे किसान, क्योंकि क्या होता है, कृषि क्या है, सीजनल जो है आपका एम्प्लॉयमेंट है, मौसमी रोजगार है, ठीक है ना। तो मौसमी रोजगार है, तो जब तक डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में, तो वो उस डाइवर्सिटी को भी क्या करेगा, एड्रेस करेगा। इससे होगा क्या कि जो लोकल जो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था है, स्थानीय अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण आजीविका है, वो आपकी सशक्त होगी। तो हम आत्मनिर्भर जो पोषण जो हमारा एक लक्ष्य है उसको भी हम क्या कर पाएंगे, उसको भी मूर्त रूप में स्थापित कर पाएंगे, और उस तरह की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति भी कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जो बताया जा रहा है कि जो इंप्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं कई सारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आपका स्कूल न्यूट्रिशन किचन गार्डन है ना, तो वो भी जो है आपके फ्रेश वेजिटेबल्स को भी वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स को हम और बढ़ा सकते हैं और वहां पर प्रोडक्टिविटी पे काम कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्टिविटी पे, उत्पादकता बढ़ाना है हमको, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है आपका, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। तो इसका सेकंड एडिशन आया है, नीति आयोग ने इसको जारी किया है, और किसके साथ जो है आपका, आप यहां पर देखेंगे तो एक इंस्टीट्यूट है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, तो उसके साथ पार्टनरशिप किया उन्होंने, और ये आपका इंडेक्स निकाला। बहुत सारे इंडेक्स आपने देखे होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, बहुत सारे हैं आपके इंडेक्स। ये इंडेक्स इसीलिए लाया जाता है, जैसे आप सांसद आदर्श ग्राम योजना, मतलब क्या उसका कि भैया मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, अगल बगल रहते हैं, पड़ोसी हैं, एक बच्चे के मार्क्स ज्यादा आए, दूसरे के कम आए, तो वो उसको देख के मोटिवेट होता है कि हम भी इस मॉडल को फॉलो करें और हम भी आगे बढ़े। तो जो स्वस्थ प्रतियोगिता होती है वो क्या करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में उन्नयन करती है। उसी संदर्भ से समझिएगा ये आपका, तो इसी को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 के अंतर्गत बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, तो भी भारत ने जो है बहुत अच्छा निष्पादन किया है निर्यात के संदर्भ में। जैसे अभी आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का जो आपका मैटर चल रहा है, तो उसमें क्या है, भारत के लिए एक अवसर है, जैसे गेहूं वगैरह के एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकते हैं। तो 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर जो है हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये एक आपकी क्या है, एक लैंडमार्क है भारत के लिए, ठीक है ना। और ये जो है आपका सनराइज इंडस्ट्री भी है। क्यों, अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा तो होगा क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा एड्रेस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव होगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, तो सरकार करेगी क्या, उसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको इन्वेस्ट करेगी। तो अल्टीमेटली देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, लोगों की जो है आपका जीवन स्तर सुधरेगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से कनेक्ट करके आपको इसका आंसर यहां पर क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे एक्सपोर्ट देखेंगे आप, तो बहुत सारी जगह में जो है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसको हम अभी और भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब ये जो एडिशन लाया गया तो इसमें बताया क्या गया होगा, तो कई सारे इंडिकेटर्स को यूज करके यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया गया है कि हमारे यहाँ निर्यात परिवेश कैसा है, किस तरीके से हमारा निर्यात बढ़ा, तो उसके क्या कारक हैं, है ना। तो ये सब चीजें यहां पर बताया गया है। अब इसका सबसे पहली चीज, ये कौन सा एडिशन है, सेकंड है, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है किसका, इंडिया के एक्सपोर्ट के अचीवमेंट्स का। दूसरा कि इसमें
क्या यूज किया गया होगा, तो स्टेट्स और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, उनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर क्या किया, रैंकिंग दी गई उसमें, ठीक है। और जब वहां पर हमको पता चल गया कि इस राज्य ने अच्छा परफॉर्म किया, इसने बेकार किया है, तो कुछ कारण भी होंगे, तो उन कारकों की हमको जानकारी होगी, तो जो भी हमारे लूप होल है, जो अंतराल है, गैप है, हम उनकी प्रतिपूर्ति कर पाएंगे, वो गैप को फिल कर पाएंगे, और जो भी चुनौतियां होंगी उनको भी एड्रेस कर पाएंगे। इसीलिए तो इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस इंडेक्स के अंदर क्या किया गया है कि जो भी सब नेशनल आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो इंपॉर्टेंट जो आपके डोमेन है, उनको हम वहां पर देखेंगे, और निर्यात संवर्धन के लिए मूलभूत क्षेत्रों की पहचान करेंगे, ठीक है। इसमें 4 मेन पिलर्स को यूज किया गया है, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इसके अलावा 11 सब पिलर्स भी है इसके। इसको जो रिलीज किया है वो हमारे नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार, उन्होंने किया है। अब इसमें परफॉर्मेंस देखिए समझिएगा, कोस्टल स्टेट्स जो तटीय राज्य हैं, उन्होंने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस है। गुजरात इसमें टॉप परफॉर्मर है। अब देखिए, मैं बात करता हूं एंशिएंट हिस्ट्री की। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री भी देखें तो लोथल बंदरगाह था, ठीक है। अब सोचिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लोथल बंदरगाह जो था वह कहां था, गुजरात में था। अब आज भी जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहां पाए जाते हैं, ध्यान से देखिए, अंबानी, अडानी, ये कहां है, गुजरात में है, ठीक है। जैन संप्रदाय वहां पाया जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा आंतरिक संघर्ष नहीं देखेंगे आप, ठीक है ना, आंतरिक संघर्ष नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन हैं। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तटीय राज्य थे, तो जो विदेशों के साथ संदर्भ था, विदेशों के साथ संदर्भ कैसा, व्यापार का, तो वो पहले ही उनको उन चीजों का अनुभव है। तो जो कोस्टल आपके स्टेट से वो ज्यादा डेवलप है कि नहीं है ना। तो ये रीजंस कहीं ना कहीं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखने की आवश्यकता हमको पड़ती है। और उसके बाद समकालीन संदर्भों को संपृक्त करते हुए जब हम अपने आंसर को लिखते हैं, तो वो हमारा कैसा होता है आंसर, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र उत्तर, है ना। तो अच्छी मार्किंग होती है उसमें, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट लिखा गया है, तो इसमें 3 मेन चैलेंजेस को या हर्डल्स को बताया गया है। तो सीधी बात है, जैसे हर एस्पेक्ट में आप देखते हैं, यहां पर भी अंतर क्षेत्रीय, अंतर राज्यों में कमजोर व्यापार समर्थन किसके संदर्भ में, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, तो उसमें कई सारा डिफरेंस, विषमता देखी जाती है ना। जो विकास के लिए आपके और भी डोमेन होते हैं, उसमें दूसरा R&D का एक क्षेत्र है, वो भी है, और बुनियादी ढांचे की कमी का भी एंगल है यहां पर, ठीक है ना। और कई सारे जो जटिल और अद्वितीय निर्यात के अंतर्गत जो आपके आयाम है, वो भी आपकी क्या है, एक चुनौती। तो 3 चीज याद रखिएगा। पहला, इंट्रा और इंटर रीजनल डिफरेंस इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस होता है बताइए जरा। जैसे हम इंटर स्टेट बात कर रहे हैं तो 2 राज्यों के बीच, और इंट्रा बात कर रहे हैं तो एक ही राज्य के अंतर्गत, ऐसे समझिएगा, ठीक। पहला ये हो गया आपका चुनौती। दूसरा, वीक ट्रेड सपोर्ट है, वीक ट्रेड सपोर्ट है, ठीक है। और ग्रोथ ओरिएंटेशन जो आपका है ना, जो उसके डायमेंशन है वहां पर पूरे स्टेट्स के अंतर्गत। तीसरा जो है आपका लैक है, सबसे बड़ा जो कमी देखी जाती है R&D के लिए, है ना। कहां पर, पहले आप R&D नहीं करोगे तो R&D के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब हमारे यहाँ किसी को बोल दीजिए कि आप सरकारी नौकरी करिए, तो इसलिए करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी दिखाई देती है। आप R&D कर रहे हो, स्टार्टअप लगा रहे हो, तो कोई भरोसा नहीं है ना कि वो सक्सेस हो ही जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो वो क्या होता है, वहां पर रिस्क लेना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ एलन मस्क नहीं है ना, इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा। आप देखिए कि वहां पर एलन मस्क वहीं क्यों हुआ, यूएसए में ही क्यों हुआ, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। हमारे यहाँ लोग स्टार्टअप की ओर बहुत ज्यादा क्यों नहीं जाते। जितने स्टार्टअप की योजनाएं हैं, जितने स्टार्टअप आए, उसमें से 80% तुरंत बंद हो जाते। क्या कारण है, हमारा एटीट्यूड नहीं ना। हम सबसे पहले सिक्योरिटी ढूंढेंगे, और सिक्योरिटी कौन ढूंढेगा, जो इनसिक्योर होगा, ठीक है ना। इन चीजों को आप जो है तार्किक आधार पे लेके उसका विश्लेषण करिएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर कमी देखी जाती है R&D के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, ठीक है। तो वो भी जो है कमी है, और बुनियादी ढांचे की कमी तो हर जगह आप देखेंगे। इसके बाद यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो प्राइमरी गोल है इस इंडेक्स का, वो ये है कि लोगों, जो इंडियन स्टेट्स है, जो इंडिया के अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बीच जो है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना है। तो वो सब अपने निष्पादन को, परफॉर्मेंस को जो है अपेक्षित स्तर तक ले जाके उत्पादकता में वृद्धि कर सके। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे फेवरेबल जो पूरा इकोसिस्टम है एक्सपोर्ट के लिए, उसको जो है वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, और नई नई पॉलिसीज बना के उन सबको वहां पर हम एम्बेडेड करेंगे, संपृक्त करेंगे। जो हमारा पूरा विनियामक ढांचा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसी से जो है हम क्या करेंगे, अपने निर्यात को बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये प्रमोट करेगा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। मैंने पहले ही बताया कि सहकारी संघवाद
संघवाद से प्रतिस्पर्धी संघवाद, इसीलिए यहां पर नीति आयोग की भूमिका आती है। किसके बीच में इसको बढ़ावा देना है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इससे एक हेल्दी कंपटीशन वाला पूरा इकोसिस्टम जनरेट होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो वैश्विक एक्सपोर्ट मार्केट है, निर्यात बाजार है, उसमें भारत जो है अपने को, खुद को भारत देश सशक्त रूप में स्थापित कर सकेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो भी निर्माताओं के लिए, जो नीति निर्माता है और निर्यातक है, इनके बीच इंटरफेस होगा, इनके बीच जो है इंटरेक्शन होगा, तो क्या होगा कि वहां पर जो भी आपकी बाधाएं हैं उनको चिन्हित करके फिर एक व्यवहार निर्यात का पूरा रोड मैप रेडी किया जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए भी ये आपका एक आवश्यक उपागम या उपकरण है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपका डेंगू से रिलेटेड है, बिल्कुल कंटेक्चुअल है, पुराना ही टॉपिक है ये आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है हमेशा किसके लिए? ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस में हम एज अ एग्जांपल अब सैनिटेशन को लिख रहे हैं, या आप ये लिख रहे हैं कि शहरीकरण जो हमारे यहाँ हुआ है वो प्लान्ड नहीं है, नियोजित नहीं है। जैसे दिल्ली में ओवर पॉपुलेशन, मेट्रोज में ओवर पॉपुलेशन, तो अगर ओवर पॉपुलेशन है तो वहां स्लम भी ज्यादा है। स्लम क्यों है? वहां पर गांव से लोग वहां रोजगार करने क्यों जाते हैं? क्योंकि जो चीज यहाँ 2 रुपए की मिलेगी वहां 10 रुपए, मतलब लेबर ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन पैसा ज्यादा मिलेगा लेकिन रहने के लिए घर तो नहीं है। अब वहां पर आबादी क्या होगी? स्लम के रूप में विकसित होगी, तो वहां स्वच्छता के जो मानक है उनको हम क्या नहीं कर पाएंगे? फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर स्वच्छता का संदर्भ क्या होगा? प्रभावित होगा और उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहां पर मच्छर क्या होंगे? जनित होंगे, और वहां पर वाटर बॉर्न डिसीज हो गई आपकी, है ना, वो बढ़ेंगी आपकी। इस तरीके के जो आपकी क्या होती हैं संक्रामक बीमारियां, वो बढ़ती हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें। तो यहां पर न्यू दिल्ली में अभी हाईएस्ट नंबर देखे गए डेंगू के केसेस के, ठीक है। तो डेंगू कैसी डिसीज है सबसे पहले जानने की जरूरत है। तो मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इंफेक्शन है। क्या है? वायरल इंफेक्शन। दो चीज होती है, एक वायरस होता है और एक वायरस को ले जाने वाला जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये होगा कहां पर? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन में। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड मैप में आप देखिए कि जो 0 डिग्री के आसपास की जगह है, 10 डिग्री लैटिट्यूड देखिए, नॉर्थ और साउथ दोनों में, हम ग्लोब की बात करते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि पैंडेमिक्स वगैरह संक्रामक बीमारियां सबसे ज्यादा है। क्यों? जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक, ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, क्लाइमेटिक हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके की डिसीज होंगी। जो ठंडे प्रदेश है, अगर आप टेम्परेट रीजन में जाएंगे वहां पर इस तरीके की बीमारी ज्यादा नहीं देखी जाएगी। और ये मैक्सिमम गांवों में नहीं पाया जाता डेंगू उस स्तर पर। अब इसको ऐसे मत लीजिएगा कि बिल्कुल नहीं पाया जाता, पाया जाता है, लेकिन अगर रिलेटिव देखें तो बहुत कम है वो। लेकिन शहरी और जो आपके उप शहरी, मतलब अर्बन और सेमी अर्बन एरिया, वहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर सैनिटाइजेशन की समस्या है, वहीं पर गंदगी है, वहीं पर ड्रेनेज की समस्या है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या बताया जा रहा है कि कंडीशन कैसे चाहिए इसके लिए। तो भैया रेनफॉल, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अनप्लैन्ड जो है आपके रैपिड अर्बनाइजेशन देखा जा रहा है। तो ये सब आपके बहुत बड़े बृहद कारक हैं जो डेंगू के केसेस को लगातार बढ़ा रहे हैं। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो फीमेल मॉस्क्यूटो है आपका, जिसका नाम एडीज एजिप्टी है। अब ये जो एडीज एजिप्टी है, मादा मच्छर है आपकी, तो ये और भी जो आपके रोग हैं संक्रामक, उनका भी कारक है। बताइए किसका किसका? चिकनगुनिया भी इसी से होता है, जीका वायरस भी इसी से होता है, येलो फीवर भी इसी से होता है, डेंगू भी इसी से होता है। अब एक स्टेटमेंट ये यूपीएससी इसमें बना देगा, है ना। तो हमको सारी चीजें क्या होती चाहिए? पता होनी चाहिए। इसके बाद ये जो आपका एडीज एजिप्टी है, ये डे टाइम फीडर है। ये दिन के समय में भक्षण करता है, रात को ये भक्षण नहीं करता। ये 2 समय पे ये सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, एक अर्ली मॉर्निंग और एक आपका जब शाम हो रही होती है, मतलब डस्क के पहले, ठीक है, उस समय ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसके बाद आप देखिए कि ये जो है आपका, इसके अंतर्गत डेंगू जो संक्रमण है, कभी कभी तो नॉर्मली जो होता है इसके अंतर्गत जब ये सीवियर हो जाता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल, है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। उससे जो आपका क्या होता है, वहां पर मृत्यु भी हो जाती है। अब ये इसमें लक्षण वगैरह क्या होता है? तीव्र फ्लू जैसी जो है लक्षण होते हैं, इसमें फीवर वगैरह आता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। आप लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो 2 आयाम है। पहला प्रिवेंटिव मेजर, जिसको हम क्या बोलते हैं? निवारक, है ना, निवारक। दूसरा क्या हो गया आपका? जो आपका क्या हो गया? उपचारात्मक, जिसको हम क्यूरेटिव बोलते हैं। तो जो आपका प्रिवेंटिव है, जैसे टीका लगवा लिया हम किसी बीमारी का, तो क्या हो गया? प्रिवेंटिव मेजर। अब आपकी तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद आप वहां पर दवाई लेने गए, तो वो क्यूरेटिव हो गया। तो प्रिवेंटिव मेजर जो होते हैं वो हमेशा बेटर होते हैं, किससे? क्यूरेटिव से। तो यहां पर इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो पहली चीज क्या कि जब डिसीज होने वाली है तो अगर उसका अर्ली डिटेक्शन हो गया तो वो गंभीर नहीं हो पाएगा, पहला ये। दूसरा ये
कि यहां पर जैसे ही रोग हो गया तो वहां पर मेडिकल की जो फैसिलिटीज है वो कितनी जल्दी सामने वाले व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए। इनके द्वारा जो फैटेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसको लगभग 1% जो है 1% से भी कम किया जा सकता है। ये आपका डेटा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि अभी वैश्विक जो आबादी है टोटल, उसमें से जो आधी वैश्विक आबादी है वो इसके लिए प्रोन है, वो इसके लिए वल्नरेबल है। किसके लिए? डेंगू के लिए, ठीक है। और हर वर्ष जो है डेंगू से अगर एस्टिमेट देखें हम लगभग तो 100 से 400 मिलियन लोग जो है इससे इंफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे स्वच्छता के मानक होते हैं, है ना, छिड़काव वगैरह किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि मच्छरों से बचने के लिए फिर बोला जाता है कि जो आपका जहां पर साफ पानी है उसको आप ढक के रखें, समय समय पर चेंज करते रहें। तो इस तरीके के आयामों को भी अपनाया जाता है जो स्वच्छता के मानक है। इसके अंतर्गत आप 4 डिस्टिंक्ट जो है आपके इससे रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप है आपके वायरस के, मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपकी क्या है, वर्जन है। जैसे डेन 1 बोला जाता है, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 होता है, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, सीरोटाइप है, ठीक है ना। क्या है आपके सीरोटाइप, एक तरीके से इनके क्या है, ये आपके वर्जन है जो आप एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद आप देखिए कि लास्ट ईयर का डेटा बता रहे हैं कि 9613 डेंगू के केसेस थे। ये हाईएस्ट नंबर है अभी तक वेक्टर बॉर्न डिसीज के अंतर्गत जो रिकॉर्ड किया गया है दिल्ली में, है ना। कब से कंपेयर करके कोई बेस ईयर लिया होगा इन्होंने, तो 2015 को लिया और यहाँ पर डेटा दिया गया कि इस साल कितने थे। तो ज्यादा डेटा नहीं याद करना है हमको, 1-2 डेटा होना चाहिए कि इस तरीके से इतने केसेस बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हम रटते चले जाए कि 2798 केसेस थे, फिर 2036 केसेस थे। इतना जो है दिमाग में हमको कचड़ा नहीं भरना है, फालतू के फैक्ट्स को नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रख के हमको एनालिसिस करना है, ठीक है। इसके बाद जो टीके की बात की जाए डेंगू की, तो एक जो है वैक्सीन बनाया किसने, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसको अप्रूव भी किया है 2019 में। उसका नाम है आपका डेंग वैक्सिया, ठीक है। अब ये डेंग वैक्सिया है क्या, तो ये जीवित है और एटेन्यूएटेड आपका डेंगू वायरस है जो कि आपको लगाया जाता है किन व्यक्तियों को, जिनकी उम्र होती है 9 से 16 वर्ष के आयु के लोगों को लगाया जाता है। तो ये आपका क्या है, वैक्सीन भी आ गया है, डेंग वैक्सिया, इसका नाम आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये मेकेदादु जल परियोजना है ना। ये काफी बार हमने कवर किया, नवंबर में भी था ये न्यूज में, सितंबर में भी था। तो जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं वो आपके धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, मैं रेगुलर बोलता हूं। तो आपको देखने की जरूरत है कि वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड हमारे यहाँ क्या मैकेनिज्म है संविधान में, है ना, क्या हमारे यहां लीगल उसकी जो है मशीनरी है। तो यहां पर ये कंट्रोवर्सी किसके बीच में है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। उनके बीच में ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है ये प्रोजेक्ट जो है। अब ये प्रोजेक्ट क्यों लाया गया था, तो ड्रिंकिंग वाटर और पावर जनरेशन के लिए लाया गया था, जो प्रस्तावित किसने किया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। किस नदी पे किया, तो कावेरी पे किया। तो भैया कर्नाटक का बोलना यह है कि हम तमिलनाडु से परमिशन क्यों ले, क्योंकि हम अपर रिपेरियन स्टेट है और हम इसके क्या है, हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है, तो हम इसमें तमिलनाडु की अनुमति को आवश्यक नहीं समझते हैं, ठीक है। तो यही जो है यहां पर विवाद का विषय बना हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी बैंगलोर को, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और यहां पर उत्पादन भी होगा 400 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। आप समझिएगा कि इसमें जो अगर आप देखेंगे तो कावेरी और जो उसकी ट्रिब्यूटरी है अर्कावती नदी, उसके संगम पे एक गॉर्ज है जिसको गहरी घाटी बोलते हैं, उस पर अवस्थित है। इसको ओरिजिनली जो है ये म्यूटेट किया गया था 1948 में, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो अगर इस प्रोजेक्ट को रन किया जाता है तो बेंगलोर की जो आपकी ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता है, तो अराउंड इसमें से लगभग 1.3 करोड़ जो आबादी है जो बेंगलोर की, उसको जो है पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह आपका क्या होगा, उपयोगी साबित होगा। और इससे बोला जा रहा है कि अगले 30 वर्षों तक वहां की जो पेयजल की आवश्यकता है, कहां की, बेंगलुरु की, उसकी पूर्ति इसके द्वारा किया जा सकता है। और 400 मेगावाट पावर जनरेशन होगा तो राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो राज्य जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, और जो यहां पर अभी उसका इन्वेस्टमेंट है उसको कंपनसेट भी किया जा सकता है, जो अभी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का लग रहा है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक इशू ये है कि लगभग 5100 हेक्टेयर जो आपका जमीन है फॉरेस्ट के अंतर्गत, जो आपका कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत है ना, जहां पर बहुत सारा आपका फ्लोरा फौना है, उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट से जो है आपका एनवायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, ठीक है ना। इसी के लिए EIA वगैरह की बात करते हैं हम लोग, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वगैरह। बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, आंसर लिख के बताइएगा कि एनवायरमेंटल जो आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है वो क्या है, उसकी क्या जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीगल ग्राउंड क्या है, उसका अथॉरिटी किसके पास होती है, और उसके क्या फेजेस है, ये लिख के बताइएगा। और आप लोग कमेंट किया करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, क्योंकि यही मोटिवेशन मिलता है।
इसी से, है ना। बहुत मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम जो है 24/7 आप लोगों के लिए लगी रहती है कि भैया अच्छे से अच्छे आर्टिकल बनाने हैं, जल्दी से जल्दी कम समय में सारी चीजों को यहाँ पर डिक्टेट भी करना है। तो आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे चल पाएंगे हम लोग। तो इस चीज को भी बनाए रखिए, है ना। तो फिर साथ साथ चलेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगा तो उससे क्या है, मजा भी आता है। तो ये जो वर्तमान स्थिति है इसकी, इस प्रोजेक्ट की, तो क्या है, इस प्रोजेक्ट को जो रखा गया है, जो इसका मैनेजमेंट देख रहा है वो कौन देख रहा है, तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी, ठीक है। यहां पर तमिलनाडु ने जो है एक याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया हमको इस प्रोजेक्ट के में क्या है, हमको क्या है, हम इसमें हमको आपत्ति है। तीसरा यह कि केंद्र और कर्नाटक ने भी यहां पर क्या किया है, काउंटर एफिडेविट लगाया। इशू क्या है इसमें कि कर्नाटक ने बोला कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु को इसके हिस्से का 177.75 जो हजार मिलियन क्यूबिक फीट जल है वो ऑलरेडी मिल रहा है। दूसरा उसका कहना यह कि ये कर्नाटक सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो तमिलनाडु की अनुमति की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात बोलता है वो कि भैया तमिलनाडु को यह लगता है कि कर्नाटक इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, क्योंकि अपर रिपेरियन स्टेट है, तो नदी के फ्लो को, प्रवाह को रोक लेगा और उसको मोड़ देगा। तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं पेयजल की और भी जो जल से संदर्भित आपकी आवश्यकताएं हैं उन पर जो है उनका ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये सब यहां पर इशू है, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा आप लोग और यहां पर सारी चीजों को पढ़ जाइएगा। जो आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है वो देख जाइए, आर्टिकल 262 टू 63 देख जाइए, देखिए कि ट्रिब्यूनल काम कैसे करता है। तो आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी देख जाइए कि ट्रिब्यूनल बनाए क्यों जाते हैं, जब पहले से कोर्ट थे तो इनको क्यों बनाए। अब इशू क्या है वहां पर कि ट्रिब्यूनल कोई अगर निर्णय दे दिया और वापस से हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो भैया जो स्पीडी ट्रायल के लिए नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जिस गोल को लेके बनाया था वही गोल डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी है कि अभी तक जो है यहां पर आप देखेंगे तो मेकेदातु के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल है वो किसी फाइनल ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर किसी भी जो है अंतिम आदेश या किसी निर्णय में मेकेदातु का उल्लेख नहीं है। न्यायाधिकरण का अगर अंतिम आदेश देखें तो उसमें किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी निर्णय में मेकेदातु का कोई उल्लेख नहीं। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वे फॉरवर्ड क्या है, तो दो ही चीज याद रखिए कि इसमें क्षेत्रगत हित या क्षेत्रीय हितों पर वरीयता राष्ट्रीय हित को देने की आवश्यकता है। तो राज्यों के बीच आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य, आपसी सहयोग से ही इसका समाधान किया जा सकता है, संघर्ष से नहीं, ठीक है ना। और नासा का जो न्यू मून मिशन है, लास्ट टॉपिक है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। तो भैया नासा ने अभी आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो आपका क्या किया है, उसको अंतिम टेस्टिंग के लिए भेजा है। लॉन्च सिस्टम जो रॉकेट है आपका ओरियन अंतरिक्ष यान, वो लास्ट टेस्टिंग के लिए या फाइनल टेस्टिंग के लिए उसको लॉन्च पैड पर भेजा गया है। तो हमको मिशन का नाम याद रखना, आर्टेमिस 1 जो है आपका मून मिशन है ये आपका, ठीक है। इसको ओरियन अंतरिक्ष यान के साथ जो नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम है ना, उसके अंतर्गत जो इसको है लॉन्च किया जाएगा। ये ऑलरेडी कैनेडी स्पेस सेंटर में पहुंच चुका है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आर्टेमिस 1 जो है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। आई है आपका, ठीक है ना, I-1 जो भी समझ लीजिए आप इसको। तो ये आपका अनक्रूड, पहले तो स्पेस मिशन कैसा है, ये अनक्रूड है। दूसरा, ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जो वर्ल्ड में अभी लॉन्च किया जा रहा है, अगर इस स्पेस क्राफ्ट की बात करें हम तो, है ना। और ये ट्रैवल करेगा कितना, तो 2,80,000 माइल्स, कहां से, अर्थ से, ठीक है। इसके बाद ये अपने तरीके का अद्वितीय है, इस तरीके का जो लॉन्च किया जा रहा है ना, ये जो इसकी लॉन्चिंग की जा रही है इस मिशन की, ये अद्वितीय है। क्यों, क्योंकि ऐसा अभी तक एस्ट्रोनॉट्स के अंतर्गत नहीं देखा गया था, है ना, जो भी आपके लॉन्च किए गए हैं जो भी मिशन। क्यों, क्योंकि ये जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है ये स्पेस में रहेगा विदाउट डॉकिंग, पहली चीज स्पेस स्टेशन में। और कब तक रहेगा, अभी तक जितने भी मिशन गए उनसे काफी टाइम ज्यादा तक रहेगा। तो अपने तरीके का ये आपका अद्वितीय है। तीसरा ये कि ये जो प्रोग्राम है इसमें नासा का उद्देश्य ये है कि भैया 2024 तक हम मून पे लैंड करेंगे लोगों को, ठीक है। और इस पे लैंड करेंगे हम सबसे पहले वुमेन को, तो फर्स्ट वुमेन जो उतरेगी मून पे, ये भी आपका एक नया आयाम है, इस तरीके की प्लानिंग है उसकी, ठीक है। अब इसके द्वारा वहां के एटमॉस्फेयर का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा और जो हमारे जो भी आसपास के जो पड़ोसी जैसे मंगल है उसके भी एक्सप्लोरेशन में उसके भी अन्वेषण में, उसके भी R&D में हमको हेल्प मिलेगी, ठीक है। वहां पर बेस कैंप भी बनाने की बात कर रहा है नासा, ताकि एक्सप्लोरेशन वगैरह को गति मिल सके रोबोट्स और एस्ट्रोनॉट्स के माध्यम से। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है आपका मल्टीपर्पस क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा, है ना, मल्टीपर्पस आउटपोस्ट ऑर्बिटिंग होगा। मतलब ये समझिए कि मल्टीपर्पस यहां पर क्या किया जाएगा, मून के ऑर्बिट के बाहर इसको जो है वो अन्वेषण वगैरह के लिए रखा जाएगा, ठीक है ना।
इसको, ये नॉर्मल से पॉइंट है, ये याद करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अब ये स्पेसक्राफ्ट जो आपका फ्लाई करेगा अराउंड 100 किलोमीटर अबव करेगा, किससे, जो सरफेस होगा आपका मून का, तो तभी तो वो ऑर्बिट के चारों तरफ जो है चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। और वो उसके ग्रेविटेशनल पुल को जो है यूज करेगा प्रोपेल करने के लिए ओरियन को, किसमें, जो उसका अपोजिट डायरेक्शन में डीप ऑर्बिट होगा अराउंड 70,000 किलोमीटर फ्रॉम द मून। तो ये सब स्पेसिफिकेशन है, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो और भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, उसके अंतर्गत कैनेडियन स्पेस एजेंसी है और ईएसए जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इसके बाद जो आपका लूनर का जो आपका साउथ पोल है, ठीक है ना, उस पर क्या करेगा नासा और जो उसके पार्टनर है वो डेवलप करेंगे एक बेस कैंप, आर्टेमिस बेस कैंप, जो सपोर्ट करेगा लॉन्गर एक्सपीडिशंस को, कहां पर, लूनर सरफेस पे, ठीक है ना। इसमें इंक्रीमेंटल जो बिल्डअप देखा जा रहा है कैपेबिलिटीज का ऑन एंड अराउंड, मतलब उस पर, चंद्रमा पर और उसके चारों तरफ, है ना, जो आवश्यक होगा आपका किसके लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए दीर्घकालिक एक्सप्लोरेशन, किसके, जो अर्थ के नेबरन, जो आपका अर्थ के जो नेबर है ना, जैसे MVEM पढ़ते होंगे आप लोग, MVEM एक्सो प्लैनेट, और जो आपके इनर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट इस तरीके से पढ़ते हैं ना, आंतरिक ग्रह हो गए, बाह्य ग्रह हो गए, ठीक है ना, उस तरीके से, और एक्सो प्लैनेट अलग चीज है। तो ये आपका क्या होगा इसके अंतर्गत कि जो भी हमारे अर्थ के आसपास के जो आपके क्या है ग्रह है, तो उनके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि वहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं है, मानव जीवन की संभावना है, वहां पर जो है एटमॉस्फेयर है कि नहीं, पानी की उपलब्धता है कि नहीं, उस तरीके की आवश्यक जो है जलवायु परिस्थितियां हैं कि नहीं, कि जहां पर मानव अपने जीवन को सस्टेन कर पाए। तो इस तरीके के R&D वगैरह के लिए भी ये जो है आपका हेल्पफुल होगा। तो नॉर्मल सी चीज है, इन सब चीजों को देख जाइएगा आप लोग, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, वो आपका MCQ से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो MCQ है वो ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड है, टीबी रोग से। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है आपका। तो पहला ये कि हर वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस जो आपका डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये प्रिवेंटेबल है और क्यूरेबल आपका डिसीज है। क्यों? क्योंकि इसका जो है डॉट्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी जो आपकी क्या है, इसके अंतर्गत जो है उपचार वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि मार्च 24 1882 को रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था कि उन्होंने डिस्कवर किया है बैक्टीरियम जो आपका क्या है, कारक है किसका, टीबी का। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। इस साल की जो थीम थी टीबी डे की, वो थी आपकी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है चारों स्टेटमेंट, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू है, इसमें मुल्ला पेरियार जो बांध है इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा गलत है। तो पहला ये कि इस डैम का जो आपका क्या है इंटेंशन है या उद्देश्य है वो क्या है, तो डाइवर्ट करना है वाटर को किसका, वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार का ईस्टवर्ड। क्यों? ताकि जो एरिड आपका रेन शेडो रीजन है तमिलनाडु का, वहां पर जो आपका जल के संकट का सामना करना पड़ता है उसको जो है एड्रेस किया जा सके, उस समस्या का समाधान किया जा सके, ठीक है। तो जो आपका रेन फेड एरिया है आपका, वहां उसको क्या करना है, डाइवर्ट करना, बिल्कुल ठीक है। ये जो है आपका जो आपका मुल्लायर और पेरियार रिवर है उनके कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है, बिल्कुल ठीक है, केरला में, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि ये ऑपरेटेड और मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, तो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन की जो वहां पर रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जा सके। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि इसमें 999 ईयर की लीज एग्रीमेंट को साइन किया गया है ना, ब्रिटिश रूल के दौरान ही कर लिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसमें 999 साल के पट्टे का प्रावधान किया गया था और उसमें संचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंपा गया था। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसमें पूछा जा रहा है कि गलत बता दीजिए, तो भाई साहब कोई भी गलत नहीं है इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और इससे पूछा गलत जा रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।